पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा में गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान का निर्माण होना था और उस संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया जाना था और इस संविधान सभा के गठन का विचार भारत में सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में संविधान का निर्माण होना था और यह कथन किसने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता के पश्चात बने, इस संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने अंत में मान लिया था। भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया और ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह अगस्त प्रस्ताव भारत में संविधान निर्माण के लिए गठित की जाने वाली संविधान सभा से संबंधित था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की संविधान निर्माण तथा संविधान सभा की मांग को मान लिया था। ब्रिटिश सरकार के 1940 के स्वीकृत प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण, जो कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात निर्माण किया जाना था, और संविधान सभा, जो कि गठित की जानी थी वयस्क मताधिकार चुनाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन कब भेजा था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण तथा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत में भेजा था। 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत में एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स इस जो प्रस्ताव लेकर के आया था उस समिति का अध्यक्ष था, इस वजह से इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहते हैं। इस संविधान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, यानी कि जो संविधान सभा या भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। निम्न में से किसके द्वारा मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया गया था? तो भारत में मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभाओं की निर्माण की मांग की थी और इसका मुख्य कारण था कि 2 देशों का निर्माण और 2 संविधानों का निर्माण किया जाना था। तो यह क्रिप्स मिशन के दौरान 1942 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। कथन 1 सत्य है। 389 सीट में से 93 सीट देसी रियासतों को आवंटित की गई, यह भी कथन सत्य है। 389 सीट में से 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए थी, तो यह तीनों ही कथन सत्य हैं। भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठित की जानी थी उसकी कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों को और 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई निकाय थी। कथन 1 सत्य है। दूसरा कथन है, संविधान सभा आंशिक रूप से नामित हुई निकाय थी, तो यह भी कथन सत्य है। जब संविधान सभा गठित की गई तो ना तो यह पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी और ना ही पूर्ण रूप से नामित, यह आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। तो इस तरह से दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब संविधान सभा गठित हो गई थी, जिसका मुख्य कार्य था भारत में संविधान का निर्माण करना, तब उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हुई थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
फ्रांस की तरह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और यह पद्धति फ्रांस में जब निर्माण हुआ था संविधान का उससे लिया गया था। और फ्रांस में भी फ्रांस की क्रांति के पश्चात जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें सबसे पहली बैठक जो थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उसके पश्चात स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार लगातार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया था। अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे और वह उपाध्यक्ष थे डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव के बहुत से प्रावधानों को वर्तमान में भारत के संविधान में देखा जा सकता है। इनका स्पष्ट उल्लेख है उद्देश्य प्रस्ताव के जो प्रावधान थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और पहले प्रश्न में हमने चर्चा किया है कि जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो माउंटबेटन योजना जो कि भारत के बंटवारे से संबंधित थी, यानी भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण होना था, यह जो योजना थी उसको भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज गौरव और स्वाधीनता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को ट्राई कलर या तिरंगा नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें मुख्यतः 3 रंग हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की स्वीकृति मिली थी। भारत के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। इसमें से केसरिया रंग जो है वह साहस और बलिदान का प्रतीक है और सफ़ेद रंग जो है वह शांति और विश्वास का प्रतीक है और तीसरा जो रंग है हरा रंग वह भारत की समृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में एक चक्र है जिसको अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र नीले रंग का है और उसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। उसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में संविधान सभा जो कि संविधान का निर्माण करने के लिए गठित की गई थी उसके स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान का निर्माण जो कि संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया और इसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है और
संविधान सभा में 114 दिन तक संविधान निर्माण की चर्चा की गई है। इसका मतलब यह है कि संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उन पर संविधान सभा में चर्चा की गई है, उसके बाद उनको अंगीकृत किया गया है तथा 60 देशों के संविधान को छानबीन कर ही इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए हैं, तो भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है और इसको लगभग 60 देशों के संविधान के जो प्रमुख तत्व हैं जो भारत के लिए लागू हो सकते हैं उनको लिया गया है और इस तरह से संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके साथ साथ संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन और इसको भारत के संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरी तरीके से अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। राष्ट्रगान को कुल 52 सेकंड में गाया जाता है और जो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और उनको एक उनकी प्रमुख जो कृति है वो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना किया है वह भारत के नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया है, तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन जिसका 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है और भारत को जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम और भारत के राष्ट्रीय गीत की जो रचना की है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है और बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जिसको आनंद मठ कहते हैं उससे भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना को लिया गया। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह प्रारूप समिति जो है उसका मुख्य कार्य क्या था, तो इसका मुख्य कार्य था भारत के संविधान का निर्माण करना। तो इस तरह से संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह थे B.R. अम्बेडकर जो कि भारत के आधुनिक मनु भी कहे जाते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रारूप समिति जिसका मुख्य कार्य संविधान निर्माण था और उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति थी, हमने पहले ही डिस्कस किया है। समिति के जो अन्य सदस्य थे वह थे गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से संविधान निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 60 देशों के संविधानों के अवलोकन के पश्चात इसका निर्माण किया गया था। 114 दिन तक संविधान सभा में इसमें बहस हुई, 64 लाख रुपए का खर्चा आया। उसके पश्चात भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 तक पूरा हुआ। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के निर्माण में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। बीच में प्रश्नों के बीच में विस्तार से चर्चा करने का मुख्य आशय यह है कि यदि हम बार बार किसी प्रश्न का रिवीजन करते हैं तो वह हमें याद हो जाता है और हमें परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो भारत के जो संविधान निर्माता जिनको B.R. अम्बेडकर कहते हैं यह भारत के आधुनिक भारत के मनु कहे जाते हैं क्योंकि संविधान निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और यह संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष भी थे। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था, भारत के संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना का उल्लेख है और विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल करने वाला देश है अमेरिका। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इसका परिचय पत्र कहने का मुख्य आशय है कि संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना का वर्णन होता है और संविधान का सार जो होता है वह संक्षेप में प्रस्तावना में लिखा जाता है। तो इस तरह से जो संविधान का प्रस्तावना होता है वह संविधान का परिचय पत्र भी कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रस्तावना को एक बार पढ़ने से संविधान के सार को समझ सकता है।
N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, जो कि एक संविधान तथा कानून विशेषज्ञ हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया था, जिसको पंडित नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रावधानों का उल्लेख है वह कहीं तक भारत के संविधानों में भी उनको अंगीकृत किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो यह कथन सत्य है। अमेरिका ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान में अपनाया था, तो दूसरा कथन भी सत्य है। इस तरह से ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका ने प्रस्तावना को सर्वप्रथम अपने संविधान में अपनाया था। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रस्तावना जो कि भारत के संविधान का भाग है, इसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। सर्वप्रथम अमेरिका ने प्रस्तावना को संविधान में अपनाया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो संविधान दिवस है वह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसको 26 नवंबर को मनाने का कारण यह है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 नवंबर को इसके कुछ ही प्रावधानों को अंगीकृत किया गया था। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। 26 जो नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसके निर्माण में लगे। प्रारूप समिति का कार्य था संविधान की रचना करना। यदि पिछला टेस्ट आप हल करते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमने प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल किया है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, संविधान के निर्माण से संबंधित थी। B.R. अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। उसके अलावा संविधान निर्माण में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया तथा उनके जो प्रमुख प्रावधान जो कि भारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से मान्य थे, उनको भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया था। इसके साथ साथ भारत के संविधान में 114 दिन तक संविधान के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा हुई। उसके पश्चात ही 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व तथा अखंडता, यह चारों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही सत्य हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व और अखंडता। अगला 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि भारत में आपातकाल के समय संविधान संशोधन लाया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति के बारे में उल्लेख है और यह भारत की प्रकृति संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक तीनों ही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। उपरोक्त सभी भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश के रूप में है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। मूलतः संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता शब्द के संबंध में विचार कीजिए। संप्रभुता से आशय है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, तो यह कथन सत्य है। भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है, तो यह भी कथन सत्य है। कथन तीसरा है, भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह तीनों ही कथन संप्रभुता से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। कथन 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं। संप्रभुता शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति से संबंधित जो शब्दावली है उससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इनको आप रिवीजन करते रहिए। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। संप्रभुता के कुछ और भी अर्थ हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है,
तथा भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सदस्य होने से भारत की संप्रभुता सीमित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान की आधारिक संरचना का सिद्धांत किस मामले में सामने आया था? तो भारत के संविधान में पहले संसद संशोधन किसी भी भाग का कर सकती थी, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 में आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आधारिक संरचना, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका सिद्धांत सामने आया। इस आधार पर भारत की जो संसद है वह भारत के संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। यही बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत कहलाता है। और यह सिद्धांत केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आया था, उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी नीति 1991 में लागू नहीं हुई? तो ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिकरण, ऑप्शन सी है निजीकरण, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो भारत में आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई, जिसमें मुख्यतः 3 नीतियां थी, जैसा कि पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। लोकतांत्रिकरण नीति 1991 में लागू नहीं की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। सत्य कथन है, भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है। यह एक असत्य कथन है। और तीसरा कथन है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। यह भी कथन सत्य है। लेकिन चौथा कथन है, भारतीय समाजवाद गांधीवाद समाजवाद की ओर झुका है। तो यह भी कथन सत्य है। तो इस तरह से केवल दूसरा कथन असत्य है और पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद तथा गांधीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिलाजुला रूप है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की तरफ झुका हुआ है। बच्चों, प्रश्नों के बीच में हम जो महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ते हैं, इनको आप अपनी रिवीजन बुक में लिख लीजिए तथा इनका रिवीजन करते रहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इन्हीं तथ्यों से कई बार प्रश्न बनते हैं। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों को संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि समाजवाद से संबंधित है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यह साम्यवादी समाजवाद नहीं है। और साम्यवादी समाजवाद कहाँ पर है? रूस और चीन में। साम्यवादी समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाता है। इसीलिए भारत में साम्यवादी समाजवाद को नहीं अपनाया गया। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वह दोनों ही शामिल होते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और बेरोजगारी को समाप्त करना। उसके साथ साथ भारतीय समाजवाद जो है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। रूस तथा चीन में सभी निजी संपत्तियों का उन्मूलन किया गया है, लेकिन भारत में निजी संपत्तियों का उन्मूलन ना करके दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को रखा गया और दोनों मिलकर भारत का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत की संविधान का जो सार है वह प्रस्तुत करता है, और आप प्रस्तावना को पढ़कर भारत के संविधान के सार को, कुछ जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको समझ सकते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की व्यवस्था है वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वह किस देश की क्रांति से प्रेरित है? तो यह रूस की क्रांति से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को रूस की क्रांति से भारत में अंगीकृत किया गया है। रिवीजन नोट्स के रूप में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, यह सामाजिक न्याय का अर्थ होता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग और धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा
प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हों और आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह तीनों ही प्रकार के जो न्याय हैं इनको भारत की संविधान में मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया गया है। और मौलिक अधिकारों में यह कहा गया है जिनमें समता के अधिकार के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग तथा धर्म के आधार पर कुछ स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्थिक कारणों पर भी उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह जो प्रस्तावना में न्याय के प्रकार हैं इनको भारत की संविधान में मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया गया है। निम्न में से कौन से आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं? तो पहला जो आदर्श है स्वतंत्रता, यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। उसके दूसरा है समता और तीसरा है बंधुत्व। यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है यह भारत के संविधान में फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है और इनको भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? जिस प्रकार भारत के संविधान में फ्रांस की क्रांति तथा फ्रांस से कुछ प्रावधान लिए गए हैं तो इसमें कई बार प्रश्न बनता है कि फ्रांस यानी उस देश की राजधानी तथा अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह बच्चों विभिन्न देश और उनकी राजधानी से संबंधित है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू जो कि भारत का एक उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है, तो यह कथन सत्य है। भूटान जो कि भारत के उत्तर में ही स्थित एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है, यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी है जापान। जापान एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यह इसकी राजधानी है टोक्यो, यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी असत्य कथन है। कंबोडिया की राजधानी लाओस नहीं है क्योंकि लाओस भी एक देश है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता के अधिकारों को शामिल किया गया है, लेकिन भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है और उसके निम्नलिखित प्रकारों को भी शामिल किया गया है। उनमें से विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता, ये तीनों ही प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है? तो हमने पहले प्रश्नों में देखा था कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों ही प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। उसी प्रकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में भी विभिन्न प्रकार के न्याय का वर्णन है और उनमें से विधि के समक्ष समता का न्याय का प्रावधान है और यह विधि के समक्ष समता का जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है और इसका उल्लंघन होने पर भारत का कोई भी व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष है, यह असत्य कथन है क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वह है 18 वर्ष। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि भारत में जो सांसद बन के जाते हैं वह भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं और इस तरह से प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। कथन तीसरा है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इस तरह से कथन एक असत्य है, उसके पश्चात 2 और 3 कथन सत्य है। बच्चों यह प्रश्न विभिन्न संविधान के प्रावधान और उनको किस देश से अंगीकृत किया गया है उनसे संबंधित है। तो पहला कथन है मूल अधिकार जिनको अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया है, तो यह कथन सत्य है। बंधुत्व का जो सिद्धांत है उसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यह भी कथन सत्य है। मौलिक कर्तव्यों को आयरलैंड से नहीं लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और यह भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वह असत्य है, सही सुमेलित नहीं है। संसदीय लोकतंत्र को जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, तो यह कथन असत्य है। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख नहीं होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। कथन दूसरा है प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, यह भी असत्य कथन है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो इस तरह से दोनों ही कथन असत्य हैं, दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। वहीं पर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री जो होता है वह भारत में सरकार का मुखिया होता है।
वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 2014 से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं और यह गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि भारत की प्रथम अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्तमान में केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अमेरिका उत्तर अमेरिका का एक देश है, यह एक विकसित देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन है और विश्व के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यह है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन भाग 3 में किया गया है और इनको अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भाग 3 में इनको अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव था और इसी प्रकार मौलिक अधिकारों से जो संबंधित भारत के संविधान का भाग है वह है भाग 3। इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है, मूल अधिकार गैर न्यायोचित हैं। तो यह असत्य कथन है क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वह न्यायोचित अधिकार हैं, यानी इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका में शिकायत कर सकता है। उसके अलावा दूसरा कथन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित हैं। यह भी असत्य कथन है क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह गैर न्यायोचित हैं, इनके उल्लंघन होने पर न्यायपालिका में शिकायत नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से दोनों ही कथन असत्य हैं। संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। बच्चों, बीच में हम प्रश्नों के जो विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्यों को हल करते हैं, यह आप रिवीजन जो नोटबुक है उसमें आप लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इन महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न आने की संभावना होती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान जी में जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में उल्लेखित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का मुख्य कारण है कि इसमें विस्तृत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह जो मैग्ना कार्टा शब्द है वह ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। वहां पर मौलिक अधिकारों से संबंधित यह मैग्ना कार्टा विस्तृत प्रस्ताव लाया गया था। मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है, यानी इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। और न्यायोचित का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। तो यह कथन सत्य कथन है। सरकार के कठोर नियमों से नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं, यह भी सत्य कथन है। विधायिका की तानाशाही को रोकते हैं। तो यह तीनों ही कथन सत्य हैं। मूल अधिकारों का मुख्य जो उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और सरकार के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता करना है तथा विधायिका की तानाशाही को रोकना है। इस तरह से यह तीनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की स्थापना। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, यानी भारत में पुलिस राज्य की स्थापना नहीं होने देना है। मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वह कानून की सरकार की स्थापना करना है, ना कि व्यक्तियों की, यानी कि कानून को जो विधि का शासन है उसको स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों की तानाशाही को स्थापित करना है। तो मौलिक अधिकार भारत में किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इनको न्यायोचित अधिकार कहा गया है और इनका भारत के संविधान में विस्तृत उल्लेख है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। व्यक्ति इनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
मूलतः 7 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार था, यानी विधि के समक्ष समता। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा था सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संपत्ति का अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत की जो संसद है वह किस किस से मिलकर बनी होती है? तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनी होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। उपरोक्त सभी संसद के अंग के बारे में यदि पूछा जाता है तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एग्जाम्स में कई बार प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। उसमें संसद के 2 सदनों में से लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह सत्य कथन है। दूसरा कथन, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, यह असत्य कथन है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, तो यह कथन सत्य है। कथन चौथा है, भारत सरकार के मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो यह भी सत्य कथन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह एक असत्य कथन है। भारत के संविधान में विभिन्न नियुक्तियां और उनके नियुक्तिकर्ता के बारे में उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के नाम का जो निर्धारण होता है कि किस राज्य का कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, यह कैबिनेट निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत सरकार के मंत्रियों को नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका निम्न में से किससे संबंध है? तो सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के लिए गठित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा संसद का एक अंग है जो कि एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक पहली बैठक के 5 वर्ष के बाद लोकसभा का राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के संविधान में लोकसभा सीटों का उल्लेख है और प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसमें जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है उसको सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 1 सीट आंग्ल भारतीय के लिए सुरक्षित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। वहीं पर देखा जाए तो लोकसभा जो कि एक अस्थायी सदन है उसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। विभिन्न आयु जो कि किसी भी भारत के संवैधानिक पद के लिए आवश्यक होती हैं वह है राष्ट्रपति का 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। वहीं पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भी 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्रमशः 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत में मताधिकार यानी मतदान करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूलतः जब संविधान अंगीकृत किया गया था तब उस समय मताधिकार की आयु को 21 वर्ष रखा गया था। वर्तमान में विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है और विधान परिषद जो कि राज्यों का एक स्थायी सदन है उसमें सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत का प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। वहीं पर राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है तो उसकी 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है और यह भारत में ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया। भारत का जब संविधान निर्माण किया गया तो भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन कर महत्वपूर्ण तथ्यों को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रपति बनने के लिए
भारत में निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है तो उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का सर्वप्रथम पहले नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा उसकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा मुख्य योग्यता है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो यह तीनों ही योग्यताएं होनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति पद की कुछ योग्यताएं हैं जिनको आप अपने रिवीजन नोट में लिख लीजिए। पिछले ही प्रश्न में हमने इनके बारे में चर्चा किया। इसमें एक और योग्यता होनी चाहिए कि सरकार के किसी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारत में यदि किसी कारण से किसी बाहरी देश से युद्ध छिड़ जाता है या भारत में किसी भी प्रकार से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होता है तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और भारत में आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है और इसको जर्मनी के संविधान से प्रेरित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल की व्याख्या संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या भारत के संविधान में है। राजकीय आपातकाल की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था भी भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान के आपातकाल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। आप रिवीजन नोट्स बुक में लिख लीजिए। भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है वह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनको आप एक रिवीजन नोटबुक में लिख लीजिए। एग्जाम्स में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकता है और भारत के संविधान में आपातकाल के संबंध में जो वर्णन है वह संविधान के भाग 18 में वर्णन है। और संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राजकीय आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यदि वह अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की कुछ योग्यताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। वहीं पर जो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था उसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना योग्य होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इनमें से किसी में भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4 योग्यताएं होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो भारत में यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पाती है तो राज्यपाल के सलाह अनुसार या सलाह के बिना भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है और इसको राजकीय आपातकाल भी कहते हैं और इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका संबंध राजनीति से नहीं था। तो भारत में एकमात्र राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि राजनीति से संबंधित नहीं हैं और इनको 2002 में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मताधिकार की आयु कितनी थी। तो बच्चों, भारत में वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और वह विकृत मानचित्र वाला नहीं है और ना ही दिवालिया है तो वह भारत में मतदान कर सकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो मूलतः संविधान था उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो उसको संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत के संविधान में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो भारत के संविधान में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत के संविधान में किसी भी कानूनी अधिकार है मत देने का अधिकार और 18 वर्ष की आयु के पश्चात कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। भारत में मताधिकार की निम्नतम आयु 18 वर्ष है। सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसको मताधिकार का मत का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन